Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 26th of the course of Algebraic Topology. I am Dr. Mubin Munir and course code is Math 5127. We are continuing our discussion of the proof of fundamental theorem of algebra. It is very important proof, and up till now we have proved that gamma 0 is homotopic to gamma r of t, and gamma rt is homotopic to delta rt. gamma rt का जो इम्पैक्ट है वो पूरी पोलिनोमियल है और डेल्टा rt का इम्पैक्ट सिर्फ उसका लीडिंग कोफिशिएंट zn है जो कि एक लूप बना रहा है सर्कल के ऊपर और उसका वाइंडिंग नंबर n है। जब हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों होमोटॉपिक हैं, तो यहाँ से लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया कि n जो है वो 0 होगा, और जब n 0 होगा तो फिर पॉलिनोमियल जो हमारी होगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, और इस तरह हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इस प्रूफ के अंदर हमने जो होमोटोपी एच एस टी कंसिडर की थी, उसमें हमने होमोटोपी हमने ये प्रूफ करना था ये सी माइनस 0 में होमोटोपी है, ठीक है। और कहीं ये ऐसा ना हो कि एस और टी की किसी वैल्यू के लिए और आर की लार्ज वैल्यू के लिए कहीं पर ये 0 आंसर दे दे। तो हमारा एक चीज प्रूफ करना बाकी रह गया था, और वो था एच एस टी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एस आर। सो इसमें हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से ही। So we are left with only one thing to prove, and that is our homotopy HSP never enters into the origin. That means we want to prove that HSP is always positive for sufficiently large value of a radius r. Now we want to prove that HSP is never zero for all values of S and T and for large radius r. पहले हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक एच एस ऑफ टी क्या होगा, हमारे पास जो एच था वो एच हमारे पास जो था दैट वाज इक्वल्स टू एच एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू वो था आर एन ई टू एन पाई टी होता प्लस S into Q of R E to iota phi T। ये हमारा S H था। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक जो H S of T होगा that will be directly equals to the norm or magnitude of the individual components। The difference इनके डिफरेंस से ग्रेटर होगा। ये हमने यूज की कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और सर्कल इनइक्वालिटी। तो जब अब हमने इसके ऊपर मैग्नीट्यूड जब अलग की तो मैग्नीट्यूड ये क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है तो खत्म कर दी, तो ये आर एन की मैग्नीट्यूड आ गया माइनस एस, क्योंकि एक रियल पैरामीटर था वो बाहर चला गया मैग्नीट्यूड से, और रिमेनिंग हमारा रह गया कंप्यूट करना मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर ई टू पाई आयोटा। इस मैग्नीट्यूड को हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये एनालिसिस की बातें हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, बट वी हैव टू डू दैट।
सो हमने यहां तक हम पहुंचे एच एस टी जो था उसकी जो नॉर्म थी, दैट नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एन माइनस एस norm of q of r e iota iota 2 pi t norm of this। अब इसमें ये वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या है, तो इसकी नॉर्म को हमने अलग से उठा लिया, ये ले, और जहां हमने सिंपल ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की है, z1 प्लस z2 का जो नॉर्म होता है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ z1 प्लस नॉर्म ऑफ z2। पहले हमने यहां पर इसकी वैल्यू लिखी, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ए एन माइनस वन आर एन माइनस वन, यानी ये एक्चुअली वैल्यू है ए एन माइनस वन z raised to power n minus 1 plus a n minus 2 z raised to power n minus 2 and so on। हमारे पास इन द एंड आया a नॉट, और हमने इसकी नॉर्म ले ली, और बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये नॉर्म लेस देन होगी इंडिविजुअल्स की नॉर्म्स के। जब इंडिविजुअल पर नॉर्म्स अप्लाई की इस स्टेप में हमने, तो ये लेस देन इक्वल आ गई ये एक्चुअली इक्वल होना चाहिए, हाँ जी, और ये लेस देन इक्वल आएगी ए एन माइनस वन का नॉर्म, आर सफिशिएंटली लार्ज रेडियस एक रियल नंबर है, तो आर एन माइनस वन आ गया, और इसकी नॉर्म चूंकि ये यूनिट सर्कल है, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड पुट करें वैल्यू, तो ये आएगा कॉस 2 पाई इंटू n माइनस वन टी ब्रैकेट कोमा साइन 2 पाई इंटू n माइनस वन टी। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो कॉस के प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो हमने इसको ओमिट कर दिया, इसे लिखा नहीं, तो ये आ गया। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन तमाम फैक्टर्स में आर आर स्क्वायर आर क्यूब पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू डेफिनेटली आर एन माइनस वन है, क्योंकि आर पॉजिटिव है, और ग्रेट लार्ज वैल्यू ऑफ आर के लिए आर एन माइनस वन जो है वो ग्रेटर होगा बाकी तमाम स्मॉलर पावर से। अच्छा, अब ये क्या, ये है, और ये आंसर किससे लेस इक्वल होगा, आर एन माइनस वन, और ये जो कॉफिशिएंट हैं इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो उससे लेस होगा। यानी फर्ज कीजिए अगर ए एन माइनस टू मैक्सिमम है, तो इस बात को लिखा जा सकता है, इस सारी बात को ये होगा ए एन माइनस वन आर एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ये लेस होगा
an-2, क्योंकि an-1 an-2 से लेस है। अगर मैं फर्ज करता हूँ कि an-2 मैक्सिमम है, तो an यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ये जो भी मैक्सिमम इसमें से होगी वो इन तमाम इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ, सो इट्स एन इजी टू राइट। सो मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड जो आ गई क्यू आर ई 2 पाई टी आयोटा की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई Rn-1 मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ए आई आ गई। आई फ्रॉम 0 to n-1 कोई भी हो सकता है। यहां मैं लिख सकता हूं कि आई जो है that starts from 0 and goes to n-1। okay. So कंक्लूड करते हुए एच एस टी आ गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एन माइनस एस क्यू आर ई 2 पाई आयोटा की नॉर्म आ गई, और वो आ गया आर एन की नॉर्म माइनस एस Rn-1 मैक्सिमम ऑफ दिस। अब इन दोनों में से अगर हम Rn-1 कॉमन ले लें तो ये आएगा R माइनस मैक्सिमम ऑफ ए आई। और चूंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये R जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू है, ये पाथ जो फैक्टर है ये हमारा पॉजिटिव होगा, और आर एन हमारा पॉजिटिव है। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर तो ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई। दैट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया कि एच एस टी जो है वो जीरो में एंटर नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव है। सो एच एस टी इनिशियली जो हमने दिखा था वो था कि ये होमोटोपी है इन सी, लेकिन अब हमने ये देखा कि ये होमोटोपी है C माइनस 0 में, और C माइनस 0 में होमोटोपी है, मगर C माइनस 0 का फंडामेंटल ग्रुप जो है वो Z है। तो Z के अंदर हमारे पास होमोटोपी क्लासेस जो होंगी वो गामा 0 की होमोटोपी क्लास, वो कांस्टेंट लूप है, वो 0 आएगा उसका वाइंडिंग नंबर। होमोटोपी लूप का जो डेल्टा है और गामा है उनका n आएगा, तो n इक्वल टू 0 बना। तो यहां से ये प्रूफ हुआ n 0 है, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो दरअसल कांस्टेंट पोलिनोमियल है। सो इस तरह से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा प्रूफ कर पाए। यहाँ मैं अपने तमाम रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए कहूँगा होमोटोपी क्लास गैमा 0 जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रही है नंबर 0 को फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सर्कल के अंदर, क्योंकि ये दरअसल गैमा 0 क्या है, गैमा 0 दरअसल है ओनली दिस स्पेस पॉइंट। और गैमा आर ऑफ टी क्या है, गैमा आर ऑफ टी जो है वो है हमारे पास इसी बेस पॉइंट का लूप, लेकिन ये लूपिंग होगी या वाइंडिंग होगी पोलिनोमियल के लीडिंग कोफिशिएंट के पावर जितनी n टाइम्स, n होगा इसका नंबर। और चूंकि गैमा आर और डेल्टा आर आपस में इक्वल हैं, वो भी n टाइम ही लूप करेगा। लेकिन गैमा 0 और गैमा आर टी दोनों आपस में भी होमोटोपिक हैं, तो फिर ये नंबर आपस में बराबर होना चाहिए। जब ये n 0 होगा दैट मीन्स हमारे पास जो पोलिनोमियल है दैट इज ओनली अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। n की 0 यहाँ पुट कर दें, पावर a 0 आएगा, जो कि हमारे रिजल्ट की कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ फंडामेंटल थ्योरम के हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस को हाईलाइट कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है कि अगर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक एक पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, तो थ्योरम कहता है कि इसके n रूट्स होंगे, एक रूट होगा। अगर हम एक रूट होगा तो उस एक रूट को फर्ज कर लें कि वो रूट है z0 के बराबर। अगर वो रूट z0 के बराबर है
तो फिर मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकता हूं, z माइनस जेड नॉट into some polynomial q of z where its degree is n minus 1। और अगर मैं इसके ऊपर दोबारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल करूं तो इसका भी एक रूट आएगा सी में। तो फिर फर्दर अगर उस रूट का नाम मैं z1 रखूं तो मेरे पास फैक्टराइज होगा z माइनस जेड नॉट इंटू z माइनस z1। और फर्दर मेरे पास जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल आएगी r ऑफ z, उसकी डिग्री आएगी, अगेन एक और कम कर दें, n माइनस 2। तो हर मर्तबा मैं इस रिमेनिंग पॉलिनोमियल पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करता जाऊंगा। और चूंकि डिग्री मेरे पास कोई इंटीजर है तो इंडक्शन लगा के मैं यहाँ पे एंड में तमाम रूट्स हासिल करूंगा और वो उतने ही रूट्स आएंगे जितनी इसकी डिग्री है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की। सो फाइनली हम ये कंक्लूड करेंगे इस रिजल्ट में कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो उसकी जितनी पावर है n, एग्जैक्टली उतने ही कॉम्प्लेक्स रूट उसके एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसका कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, इज अ रूट z बिलोंग्स टू c माइनस r, यानी ये कोई रियल नंबर नहीं है रूट और इमेजिनरी रूट है, इज इमेजिनरी रूट, देन जनाब इस रियल पोलिनोमियल का इस z का कॉन्जुगेट भी इस रियल पोलिनोमियल का रूट होगा। ये इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है दूसरा। तो प्रूव करना बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल p ऑफ z है, कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास, और ये पोलिनोमियल है किसमें, रियल पोलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट रियल नंबर्स हैं। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक फैक्टर के ऊपर, तो जी चूंकि कोफिशिएंट तो रियल नंबर्स हैं, तो जब फैक्टर के ऊपर आएगा कॉन्जुगेट सेट एन का कॉन्जुगेट, ये एक ट्रिवियल प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट्स की, ये होता है z कॉन्जुगेट की पावर n के बराबर। तो इसको यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकेंगे कि अगर p ऑफ z का आंसर 0 है तो p ऑफ z कॉन्जुगेट का आंसर भी 0 होगा, लेकिन स्पेशली ये सिर्फ उसमें होगा जहां पोलिनोमियल कोफिशिएंट रियल नंबर हैं। तो यहां से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की मदद से रियल पॉलिनोमियल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई और डिग्री रियल पॉलिनोमियल ऑलवेज हैव एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल को चेक करें, रियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स को, डिग्री पॉलिनोमियल को, तो पहला केस आएगा, केस 1 के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि इसके 3 के 3 रियल रूट्स हों, ऑल 3 रियल रूट्स। अगर 3 रियल रूट्स होंगे तो हमारे पास ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, या ये होगा, या ग्राफ मुमकिन है इस तरह का हो जाए। केस 2 क्या होगा हमारे पास, केस 2 होगा कि जी 1 रियल आ जाए, 1 रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स आ जाए, 2 इमेजिनरी, 2 इमेजिनरी रूट्स। सो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो या ये होगा
या इस तरह का कोई होगा। यानी हर ओड केस में हमारे पास या तो सारे के सारे, यानी हर ओड केस में हमारे पास एक मर्तबा ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट जरूर देगा, जबकि इवन डिग्री में ऐसा होना लाजमी नहीं है। मसलन इवन डिग्री में अगर आप डिग्री 4 को देखें तो केस 1 के मुताबिक क्या होगा, अगर आपने डिग्री 4 को पहला केस देखना है तो उसमें चारों के चारों रियल रूट्स आएंगे। अगर चारों रियल रूट्स हैं तो ग्राफ यहाँ इस तरह का होगा, या इसका ही कोई वेरिएंट हो सकता है ग्राफ का। इस तरह का कोई वेरिएंट होगा। और दूसरा केस यह है कि दो रियल और दो इमेजिनरी रूट्स, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, उस केस में ये हो सकता है, उस केस में इस तरह का कोई केस हो सकता है। और तीसरा भी इसमें केस बनेगा जिसमें तमाम चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है मुमकिन है ग्राफ ये ऐसे हो जाए, उसमें कोई मुमकिन है ग्राफ नीचे ऐसे हो जाए, उसमें आपका ग्राफ आपका एक्स इंटरसेप्ट नहीं देगा। यानी इवन डिग्री में हमेशा ऐसा केस बनेगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी उसका रियल रूट नहीं हो सकता। लेकिन और डिग्री में हमेशा एक रियल रूट लाजमी होगा, यानी उसमें ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम यही बात खत्म करते हैं।